Hello students, today I am going to discuss about the Indus Valley Civilization. Today we are going to discuss about the main features, about the main sources, about the main archaeological finds by which we get a lot of information about the world's earliest civilization. We have already studied in previous classes at the time when the Indus Valley Civilization was developing or in a good condition in India. At the same time, in contemporary age, there were different types of earliest civilizations were also over there in the whole world. Some main earliest civilizations were like Egypt, which was developing on the valley of river Nile, Mesopotamia in the valley of river Tigris and Euphrates. It is also known as Dazala and Farat. India, today we are going to discuss Indus Valley Civilization, which developed in the bank of river Indus, and China, वांगहो एंड यांगसी कियांग. आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. आप पहले ही अपने पहले के कक्षा में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जिस समय इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन एक डेवलप्ड कंडीशन में था, जिस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बड़े ही परिपूर्ण अवस्था में था, पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे मेन साइट्स थे जहां पर कई तरह के सिविलाइजेशन डेवलप कर रहे थे. उसमें से कुछ का नाम आपने देख लिया है. और आपस में अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ ये जितने भी आपने सिविलाइजेशन देखे, लगभग जो 4 वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन था. अब आप पूछेंगे कनेक्शन कैसे था, तो अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ जो भी साइट्स पाए गए हैं इंडस वैलीज में, वहां पर उनके यहाँ के सील्स, कभी हमारे यहाँ के सील्स अलग अलग, चाहे वो इजिप्ट हो, मेसोपोटामिया हो, चाइना हो, उनके जगह पे पाए गए हैं. तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे और उनके बीच में एक डेवलप्ड कंडीशन में ट्रेडिंग सिस्टम था. आप टॉपिक को स्टार्ट होने के पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जरा देख लीजिएगा इस मैप को. यहां सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको इंडिया में. आप देख सकते हैं इंडिया का जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट है, यही है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट. अब आप यहां आइए, यह है आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आप यहां से देख सकते हैं. बाकी का पार्ट आप चाइना में देख सकते हैं, वांगहो और यांगसी कियांग. ये तो छोटे में मैप में रहा. आज हमको ज्यादातर डिस्कस यही करना है, जो मेन फोकस करना है हम लोगों को, वह है इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है. एक चीज मैं बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है. देखिए, ये जो भी साइट्स का जब एक्सकेवेशन हुआ था, जब खुदाई हुई थी, तो सबसे पहला उसमें साइट हड़प्पन प्लेस था. और दुनिया, मतलब इंडिया के जितने भी जो साइट्स मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं, अगर सिमिलरिटीज देखा जाए, मैक्सिमम जो फीचर्स मिला जाए, तो कहीं ना कहीं हड़प्पन फाइंडिंग से वो सिमिलर थे. इसलिए इस पर्टिकुलर जो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है. सबसे पहले तो देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एनटीएससी के लिए आते हैं वो कहीं ना कहीं इसके टाइम पीरियड, किस एज से या पीरियड से बनते हैं और कौन कौन से रिवर्स हैं, इसी बेस पे रहते हैं. इसका टाइम पीरियड देखिएगा 2500 बीसी टू 1750 बीसी. कहीं कहीं आप देख सकते हैं इसमें 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी भी रहता है. लेकिन जो 2500 बीसी से 1750 बीसी यहां दिया गया है, वो वैज्ञानिक सिस्टम की ओर से जो सबसे आज का एडवांस टेक्नोलॉजी है कार्बन 14, उसके अकॉर्डिंग पता किया गया है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी. पीरियड में देखा जाए तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जिसको कि ब्रोंज एज भी कहा जाता है. अब जो मेन एक्सकेवेशन हुआ है, जो खुदाई हुई है, उसके बेस पे जो इंफॉर्मेशन मिला है वो कुछ भी यहां दिया गया है. एक चीज और, इंडस वैली सिविलाइजेशन में
अब तक के जो सोर्सेज मिले हैं, जो जानकारी मिली है, जिसके थ्रू हम ये सारे इंफॉर्मेशन जानते हैं, वो ज़्यादातर हमें कहीं ना कहीं जो इंस्क्रिप्शंस या फिर सील्स या जो टॉयज मिले हैं या जो चीज़ें मिली हैं उसी पे बेस पे है, क्योंकि इसका कोई भी अब तक रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है। हालांकि इसका एक अपना एक स्क्रिप्ट था, लेकिन आज तक उसको डिसिफर्ड नहीं किया गया, किसी ने उसको पढ़ा नहीं है। इसीलिए जो इंफॉर्मेशन हमें लेना पड़ा है वो कहीं ना कहीं या तो इंस्क्रिप्शन से या जो एविडेंसेस मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिला है, उसी के बेस पर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें मिला है या फिर डेवलप किया गया है। एक एक करके हम लोग साइट्स, रिवर किस प्लेस से बिलोंग करता है, पर्टिकुलर एरिया, और जो मेन फाइंड्स है उसको जानने का प्रयास करेंगे। एक चीज और, ये पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो शुरुआत में सर जॉन मार्शल के सुपरविजन में इसका एक्सकेवेशन हुआ था। वैसे जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया था उसमें 2-3 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स और राखल दास बनर्जी थे। एक एक करके देखेंगे, जहां जहां जिसका जो इंपॉर्टेंस होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हड़प्पा। ये हड़प्पा जो पाकिस्तान का पार्ट है, पंजाब वहां का जो मेन प्लेस है पाकिस्तान का, उसी से रिलेटेड है ये पार्ट, ये जो पाकिस्तान में पड़ गया है, और रावी रिवर के किनारे ये बसा था। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये धोलावीरा, ये सब मेन ऐसे साइट्स हैं जिससे क्वेश्चंस अक्सर आपके एनटीएससी के लिए पूछते हैं, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना होगा। हड़प्पा रावी रिवर के किनारे बसा था। पाकिस्तान मेन इसका सिटी कहिए या जो कंट्री कहिए, उस समय का मेन प्लेस कहिए। मेन इसके जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ग्रेनरीज इन रोज, देखिए 6 के ग्रुप में करीब करीब 12 ग्रेनरीज मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, जो कि रखा जाता था अनाज। उस समय अलग अलग ग्रुप में रखा जाता था, उसके लिए अलग पर्टिकुलर प्लेस बनाए जाते थे जो कहीं ना कहीं वो ग्रीनरीज में रखे जाते थे। बहुत ही स्पेशल फीचर है वहाँ का। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें मिले हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं हड़प्पा से ही मिला है। हड़प्पा में सबसे ज्यादा, अब तक के जितने भी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा सील इसी मेन साइट से मिले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जिसका जो शाब्दिक अगर देखा जाए तो कहा जाता है मृतकों का टीला। ये पाकिस्तान का पार्ट है, इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुआ था। अगर इसके बारे में अगर हम लोग देखें, जो मेन आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के बारे में देखें, तो सबसे ज्यादा जो मेन जो बिल्डिंग्स पाए गए हैं, जो प्लेस पाए गए हैं, वो है ग्रीनरीज। उस समय के बड़े बड़े अन्नागार होते थे। एक बहुत बड़ा हॉल होता था, प्लेस होता था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी जो फूड गेन्स होते थे वो रख दिए जाते थे, और जब भी कभी जरूरत होती थी तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अब तक के जितने भी जो बिल्डिंग पाए गए हैं इस पूरे मोहनजोदारो पीरियड में, या यूं कहा जाए कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसमें सबसे बड़ी इमारत है ग्रीनरीज। ठीक उसी के बाद आता है ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर बीच में पूल रहता था और किनारे किनारे कमरे बने होते थे, और नहाने के बाद अलग अलग जो है चेंजिंग रूम भी बने होते थे। लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इसकी साइज भी उस समय के लिए सबसे अट्रैक्टिव और बहुत बड़ी इमारत हुआ करती थी। इसमें फाइंडिंग में द इमेज ऑफ पशुपति महादेव, देखिए इसमें कई तरह के इमेज मिले हैं, जैसे पशुपति का, कई तरह के गॉडेस जिसको शक्ति का रूप मानते हैं। इसके अलावा भी डांसिंग गर्ल का एक इमेज मिला है। माना जाता है कि उस समय चूंकि रिलीजन के मामले में कोई पर्टिकुलर टेम्पल नहीं मिला, तो माना जाता है कि शायद मेन जो उनके जो डिटीज थे, देवी देवता थे, वो कहीं ना कहीं या तो पशुपति महादेव की पूजा लोग करते थे या फिर शक्ति के रूप में विमेन को स्पेशल रिस्पेक्ट दिया जाता था। अब देखते हैं लोथल। लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये भोगवा रिवर के किनारे, आज का जो गुजरात है उसी में ये लोथल पड़ता था। भोगवा वहां का मेन रिवर था। जो सबसे मेन
जो फीचर है वो है यहाँ पर डॉकयार्ड, गोदी, जैसे बंदरगाह है, पोर्ट्स है, वहाँ का मेन प्लेस था, मेन डॉकयार्ड था, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं वाटरवेज और लैंडवेज कहीं यूज होता था, और वाटरवेज का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जितने भी जो बल्कि सामान होते थे ट्रेडिंग पर्पस के लिए बोट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डॉकयार्ड का ही लोग इस्तेमाल करते थे, और लोथल वहाँ का मेन प्लेस था, मेन डॉकयार्ड था। ज़्यादातर क्वेश्चंस डॉकयार्ड के मामले में पूछे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोथल पे बनते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सील्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो सील का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आजकल जो हम लोग करेंसी यूज करते हैं उसके लिए उसका इस्तेमाल होता था, और सबसे ज़्यादा मात्रा में, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हड़प्पन और हड़प्पा के बाद अगर देखा जाए तो लोथल में सील्स की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान, प्रेजेंट जो राज्य है राजस्थान, उसका पार्ट है, और ये घग्गर रिवर के किनारे बसा था। यहां पर जो हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स पाए गए हैं वो प्लव्ड फील्ड, जुते हुए खेत, फायर एल्टर्स, अग्नि वेदिका पाई गई है। इसके अलावा यहां पर ज्यादातर काली मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं, जो माना जाता है कि वहां पर अच्छी खासी खेती होती थी, और आपका वीट, बार्ले जैसे मेन मेन क्रॉप्स ग्रोन किए जाते थे। एक और साइड से आपका धोलावीरा। देखिए, धोलावीरा के बारे में एक बहुत ही मेन फीचर है, जैसे जितने भी हमारे साइट्स हैं वो पूरी तरह दो पार्ट में डिवाइड थे। अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स में तो वहां डिस्कस करेंगे। यहां धोलावीरा के बारे में एक बहुत ही स्पेशल फीचर है कि अब तक के जितने भी जो साइट्स थे वो ज्यादातर दो पार्ट में डिवाइड थे, एक पार्ट सीटाडेल, दूसरा लोअर टाउन। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा साइट, एक ऐसा प्लेस जो कि तीन भागों में डिवाइड था। इसका इंपोर्टेंस भी कहीं ना कहीं लोथल की तरह था, लेकिन एरिया उससे बहुत ज्यादा था। अब आता है बनावली। ये हरियाणा का एक मेन साइट जो घग्गर रिवर के किनारे बसा था। वैसे ही रंगपुर गुजरात का एक पार्ट जो कि मादर रिवर के किनारे, यहां पर ज्यादातर राइस या पैडी, धान की खेती होती थी, और उसके कई सारे एविडेंसेस मिल गए हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे साइट्स हैं जो हैं, लेकिन यहां पर चूंकि एनटीएससी पर्पस के चलते हम लोग को मेन टॉपिक ही डिस्कस करना है जो एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये हमारे उत्तर प्रदेश मेरठ का एक पार्ट था, मेन साइट्स है। अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशंस थे उसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट आलमगीरपुर था। उसके अलावा कोटदीजी भी एक मेन साइट्स है जो कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक मेन पार्ट था। एक चीज और, इस पूरे सिविलाइजेशन में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि जो भी हमारे पास साइट्स है उसका नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट। तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो है मांडा। पहले रोपन था, लेकिन रोपन पंजाब में पड़ गया जो कि पाकिस्तान का पार्ट है। तो अभी जो मांडा है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, और यह मांडा जम्मू कश्मीर का पार्ट है। सदर्न मोस्ट पार्ट में देखा जाए तो सदर्न मोस्ट पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का भाग है दैमाबाग। ये दैमाबाग महाराष्ट्र का पार्ट पड़ता है, जो सबसे दक्षिणी भाग यानी कि सदर्न मोस्ट पार्ट है इस पूरे इंडस सिविलाइजेशन का। सो जो मैक्सिमम जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो है आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश का पार्ट जो कि मेरठ में पड़ता है, सबसे पूर्वी भाग है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। वैसे ही वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ये है आपका सुतका गेंदोर। ये आपका बलूचिस्तान का पार्ट है जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ गया है, और ये हमारा मेन नॉर्थ ईस्ट, आपका साउथ और वेस्ट का पार्ट रहा। क्वेश्चंस ज्यादातर नॉर्दर्न मोस्ट से पूछे गए हैं जो कि एनटीएससी में।
अब जरा मेन जो टॉपिक्स है उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या फीचर्स है, वो क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं जो पूरे वर्ल्ड में या जितनी भी जो सिविलाइजेशन के मामले में अपना एक प्लेस रखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। चूंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमें आईएएस पीसीएस की तैयारी तो करनी नहीं है, एनटीएससी पर्पस के लिए पढ़ना है, तो मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उन चीजों पर ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे जो पहला फीचर्स का देखा जाए तो वो है टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से अर्बन एरिया से बिलोंग करता था, यानी कि पूरी तरह से यह शहरी सभ्यता थी। इसकी जो बनावट थी, इसकी जो प्लानिंग थी, वो अब तक दुनिया के जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया, चाहे वो मेसोपोटामियन हो, चाहे वो बेबीलोन वाला हो, चाहे वो चाइना का हो, इवन कि इजिप्ट का हो, उसमें जितनी अच्छी प्लानिंग यहां पे की गई थी शायद दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं किया गया था। यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करती थी। पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही स्पेशल फीचर पे बना था जिसको हम लोग ग्रिड सिस्टम कहते थे, और बल्कि उतना डेवलप्ड आज के समय में भी देखने को नहीं मिलता है। हम बहुत सारे हम लोग देख सकते हैं आज 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर चाहे वो बनारसी का ले लीजिए, इवन कि बड़े बड़े महानगरों का ले लीजिए, यहाँ भी सड़कों की हालत कभी कभी देखने पर मिलता है कि बहुत बुरी हालत होती है। लेकिन उस समय आप इमेजिन कर सकते हैं करीब करीब 2500 BC, जबकि इतने सारे टेक्नोलॉजी नहीं थे, लेकिन उस समय भी ऐसे ऐसे स्किल्ड पर्सन थे। उस समय की टेक्नोलॉजी थी, चौड़ी सड़कें होती थी, एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करती थी, जो कॉर्नर का पार्ट था वो कहीं ना कहीं काफ़ी घुमावदार था, ताकि जो छोटी छोटी गाड़ियां थी, कार्स होते थे, वो आसानी से जा सकते थे। तो बहुत ही वेल प्लान्ड वे में था वहाँ का टाउन प्लानिंग एरिया। अब उसके बाद देखते हैं बिल्डिंग एंड हाउसेज। बिल्डिंग एंड हाउसेज बहुत ही एक सुनियोजित वे में बनाया जाता था, बहुत ही प्लान्ड वे में बनाया जाता था। ज़्यादातर जो साइट्स हैं, ज़्यादातर जो प्लेसेस हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड थे। एक पार्ट जो कहीं ना कहीं ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म पे बना रहता था, जगह छोटी होती थी लेकिन ऊंचाई पे बना रहता था, उसको बोलते थे सीटाडेल। और दूसरा पार्ट जो लोअर एरिया में रहता था, जहां पर लोग रहते थे, उसको बोलते थे लोअर टाउन। जो सीटाडेल होता था वहां पर बड़ी बड़ी इमारत, मेन बिल्डिंग्स बनाए गए थे। जैसे अभी हम लोगों ने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा था कि जितने भी जो ग्रेनरीज होते थे, आपके असेंबली हॉल, जो कि माना जाता था कि किसी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन का हो या फिर किसी नाम के राजा, हालांकि राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन माना जाता था कि जो बड़े बड़े चलाने वाले ग्रुप को, जो इस पूरे गवर्न करते थे, सिस्टम को चलाते थे, उनके किसी हेड का महल होता था, वो असेंबली हॉल होता था। ग्रेट बाथ हुआ करते थे। इसके अलावा ये जो मेन प्लेस, और जब भी कभी नेचुरल कैलेमिटीज, कोई प्रॉब्लम आती थी, कभी फ्लड आ जाता था, कोई अर्थक्वेक आ जाता था, तो ज्यादातर जो लोअर टाउन में रहने वाले लोग भी थे, वो कहीं ना कहीं सीटाडेल में जाकर के टेम्पोररी वे में शेल्टर लेते थे, कहीं ना कहीं शरण लेते थे। तो इस तरह से डिवीजन हुआ करता था बिल्डिंग और हाउसेस का। हाउसेस की सबसे बड़ी खासियत, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में दे दिया गया है, ड्रेनेज सिस्टम। नालियों की व्यवस्था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ही यूनिक था, बेजोड़ था। क्योंकि अब तक पूरे वर्ल्ड के बारे में बात की जाए, बल्कि आज के डेट में भी ज्यादातर हम लोग देख सकते हैं कि नालियां अक्सर खुली रहती हैं, बहुत ही बेतरकीब तरीके से बनी रहती हैं। लेकिन उस समय लोगों की सोच देखिए, जो गवर्न करते थे, पूरे सिटी को चलाते थे, बहुत ही प्लान में उन्होंने सेटअप किया था कि हर घर में छोटी छोटी नालियां होती थी। वो नालियां किसी सड़क के मेन ड्रेनेज से जुड़ जाती थी, और फिर वहां से गंदा पानी बाकी के जो मेन पार्ट में चला जाता था और फिर दूर तलक निकल करके बाहर निकल जाता था। ड्रेनेज सिस्टम पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर देखा जाए तो शायद सबसे एक यूनिक सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं दुनिया के बाकी सिविलाइजेशन के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करता है। बहुत ही बेजोड़ व्यवस्था थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें अलग अलग स्कल्पचर और पॉटरी के बारे में देखा जाए तो इस पर जो नक्काशी हुई है, जो अलग अलग जो कार्विंग किया गया है, बहुत ही यूनिक था। इसमें एक से एक डिज़ाइन किए गए थे। जैसे कई तरह के अभी स्टेचूज मिले हैं, अभी हम लोगों ने देखा था आपके हड़प्पन मोहनजोदारो वाले में, तो देखा हम लोगों ने कि डांसिंग गर्ल जो मेन पाई गई है, फिर पशुपति महादेव का स्टेचूज है। तो उस पर जो नक्काशी की गई है, जो स्कल्पचर का काम किया गया है, वो बहुत ही बेजोड़ है
और एक बहुत ही अलग जगह रखता है ये आर्ट और आर्किटेक्चर। ठीक वैसे ही पॉटरी, पॉटरी में अगर देखा जाए तो बहुत ही गेज्ड कलर के में रहता था ये पॉटरी। कई तरह के उस पर नक्काशी बने रहते थे, उसमें कई तरह के इमेजेस बनते रहते थे, और ये इमेज या तो एनिमल्स के या फिर ट्रीज वगैरह के बने रहते थे, जो बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करते थे। सील्स बहुत ही स्पेशल आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है यहाँ का। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि उस समय जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम था वो इंडिया के अलावा बाकी दूसरे देशों में भी होता था, जैसे कि इजिप्ट, बेबीलोन, सुमेरियन, आपका मैक्सिमम पार्ट जो आज का इराक है, वहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कनेक्शन था। तो उसी पर्पज से सील का इस्तेमाल होता था। एक चीज़ और, सील में कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट कुछ लिखा गया है, हालांकि उसको आज तक डिसिफर्ड नहीं किया गया है, लेकिन इतना पता था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास भी एक राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, जो कहीं ना कहीं वो पिक्टोग्राफिक रूप में था, जो चित्र के माध्यम से समझा जाता था। हालांकि उसको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन सील का इस्तेमाल बहुत हुआ है। ज्यादातर जो सील पाए गए हैं वो हड़प्पा और लोथल वाले साइट्स में मिलते हैं। फूड, मेन अगर भोजन देखा जाए, भोजन तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है। वहां पर मेनली जो क्रॉप्स होते थे वो व्हीट और बार्ले हुआ करते थे। कॉटन का भी प्रोडक्शन होता था, उपज होती थी, और ज्यादातर वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था कपड़े बनाने के लिए। अब आता है ऑर्नामेंट्स। एक चीज और था, वहां पर ऑर्नामेंट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। ये जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो क्ले के बने रहते थे, टेराकोटास के बने रहते थे, बोन्स के बने रहते थे, और भी जो लोकल चीजें मिलती थी उसका बना करके डिजाइन बनाया जाता था। इसमें अगर आप देख सकते हैं बुक्स में, पुरानी बुक्स में मिल जाएंगी, जो डिजाइन था वो बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन ही इसको करते थे। गोल्ड स्मिथ का भी काम होता था, हालांकि आज की तरह स्किल्ड पर्सन नहीं थे, बहुत कम मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं वो बोन्स के, क्ले के, या फिर आपके जो सिंपल मेटल्स वगैरह हैं उसके बनाए जाते थे, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करते थे। ऑक्यूपेशन के मामले में अभी तो हम लोगों ने देखा था कि एक शहरी सभ्यता थी जिसका ट्रेडिंग सिस्टम काफी डेवलप था। यहां पर एग्रीकल्चर का काम भी होता था, एनिमल रियरिंग का भी काम होता था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक साथ एग्रीकल्चर का भी काम करते थे और साथ में एनिमल रियरिंग का, पशुओं का पालन भी करते थे, जिससे उन्हें दूध और बाकी के जो एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे। वेट्स एंड मेजरमेंट्स, उस समय वेट्स और मेजरमेंट सिस्टम काफी डेवलप हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसे साइट्स हैं जहां पर बैलेंस मिला है, तराजू मिला है। तराजू की जो डंडी थी वो किसी दूसरे मेटल का, ब्रोंज का, लेकिन जो प्लेट्स हैं वो कॉपर के पाए गए हैं, ऐसा एविडेंस मिला है, जो माना जाता था कि वहां का वेट और मेजरमेंट सिस्टम भी बहुत अलग था। एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट जैसा कि मालूम है मनोरंजन के साधन। हालांकि आज की तरह बच्चों, आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए पबजी या फिर अन्य कोई गेम नहीं था कंप्यूटर का, लेकिन फिर भी लोग जो है कहीं ना कहीं एम्यूजमेंट के साधन ढूंढ लिए थे। ज्यादातर वो लोग डाइस का इस्तेमाल करते थे, जैसे पासा फेंक करके। आपने महाभारत में देखा होगा, शकुनी मामा अक्सर खेलते हैं डाइस। वैसे ही जैसे आज के डेट में हम लोग लूडो खेलते हैं, कुछ उसी तरह का डाइस होता था जो ज्यादातर खेलते थे। एनिमल हंटिंग, शिकार एक उनका बहुत बड़ा एम्यूजमेंट का साधन था, ज्यादातर लोग खेलते थे। इसके अलावा भी बुल फाइटिंग, बैल की लड़ाई होती थी, जो आज भी साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं एक बहुत माध्यम है एम्यूजमेंट का, जो सारी चीजें वहां पर ये चलती थी। रिलीजन, रिलीजन के लिए कोई बहुत ही मेन इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है इस पूरे सिस्टम में, लेकिन माना जाता है जो साइट्स से हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं, जैसे पशुपति महादेव का स्टेच्यू, कई तरह के गॉडेसेस के स्टेच्यूज, जैसे शक्ति के मामले में हमें मिला है। इवन पूजा करते हुए भी दिखाया गया है, कभी लोग एनिमल्स का पूजा करते थे, कभी आपके ट्रीज का, जैसे पीपल वगैरह का। तो माना जाता था कि कहीं ना कहीं पशुपति की पूजा होती थी, साथ में एनिमल्स और ट्रीज की भी लोग पूजा करते थे। टेम्पल नाम की कोई चीज वहां पे नहीं आज तक मिल पाया है, और माना जाता है कि उस समय धर्म के नाम पे टेम्पल वगैरह के लिए कुछ लोग जाते नहीं थे, ज्यादातर प्राकृतिक चीजों की वे लोग पूजा करते थे।
अब आता है फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। जैसा कि मालूम है कि उत्थान के बाद पतन होता है, हर चीज के बाद जब एक टॉप पे जाता है, क्लाइमेक्स पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन हो जाता है। जो इतना डेवलप्ड कंडीशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि कहीं ना कहीं वो डिसअपीयर्ड हो गया। हालांकि बहुत से ऐसे कॉजेज थे, बहुत से कारण थे। आज के समय में जो स्कॉलर्स होते हैं अपना अलग अलग व्यूज़ देते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। काफ़ी लोगों का कहना है, कई से स्कॉलर्स का कहना है कि आर्यन अटैक किए थे, इसलिए धीरे धीरे काफ़ी यहाँ के जो लोग थे वो कहीं उनसे हार गए और धीरे धीरे वे लोग पूरी तरह से सफाया कर डाले और धीरे धीरे आर्यन का बोलबाला हो गया। और भी स्कॉलर्स का कहना है कि नहीं, कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज आई, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हुआ या फिर फ्लड्स, बाढ़ वगैरह आया और धीरे धीरे यहाँ पर चीजें आ गई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अचानक जो इन्वायरमेंटल कोई चेंजिंग आ गया, पूरी क्लाइमेटिक चेंजिंग आ गया और या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी और धीरे धीरे पूरा का पूरा ये सिविलाइजेशन ही डिसअपीयर्ड हो गया। इसके बारे में बहुत कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं या तो फ्लड या इस तरह से जो नेचुरल कैलेमिटीज आई होगी और धीरे धीरे ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। और आज के बारे में जो भी जानकारी हमें मिली है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ये इसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स या फाइंडिंग के बस पे ही है। अब जरा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादातर इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब तक के जितने डिस्कशन हुए हैं, जो प्रीवियस अगर पेपर आप देख सकते हैं एनटीएससी के, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्लस कौन कौन से रिवर्स थे, कुछ खास खास के फाइंडिंग्स पाए गए हैं, जैसे ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ का कई बार पूछा है। आपका लोथल में डॉकयार्ड के बारे में कई बार पूछा है। वैसे ही जो एज के बारे में, किस एज से बिलोंग करता है, जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है, ये 2-3 बार पूछा है। पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है वो जरूर देख लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। जो पहले पेज में जो हम लोगों ने डिस्कस किया एक चार्ट बना करके, उसको जरूर आप देख लीजिएगा, कौन कौन से साइट्स हैं, कौन कौन से रिवर्स उससे एसोसिएटेड हैं, किस एरिया में हैं, और जो 2-3 स्कॉलर्स हैं उनका नाम आप जरूर देख लीजिएगा, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और राखल दास बैनर्जी। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका जो एक्सकेवेशन किया गया था, उसकी जो खुदाई की गई थी, वो राखल दास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स किए थे, जबकि मोहनजोदारो का जो एक्सकेवेशन हुआ था वो राखल दास बनर्जी के लीडरशिप में हुआ था, उन्हीं के सुपरविजन में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक पीरियड और बाकी के अलग इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।